हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हरियाणा बोर्ड का जो सचिव है वो अपॉइंट किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये पेपर है जो बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही में DSSB KVS और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो है पेपर हैं वो इस साल जो है श्योरली हेल्ड करवाए जाने वाले हैं। तो अब जो है मैंने बायोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट करी है। इससे पहले जो है मैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पर और ट्रांसपिरेशन के टॉपिक पर जो है वीडियो बना चुकी हूँ। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन रेस्पिरेशन चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कौन सा रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। ऑप्शंस आर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, फॉर्मेशन ऑफ ATP वाया F0 F1 ATP सिंथेज, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट में होता क्या है, पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जब इसके अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन यानी एक CO2 जब रिलीज हो जाती है तो ये जो है एसिटाइल को एंजाइम A के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, या इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH की बात करें तो ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ये कहाँ पर होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ ATP वाया F0 F1 ATP सिंथेज, ये रिएक्शन भी होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर टूटना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर टूटना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, और ये होती है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर पूछा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एनारोबिक रिएक्शन प्रोड्यूसेस। प्लांट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन आर लैक्टिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A, एथेनॉल एंड CO2, या फिर मीथेन। प्लांट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जब एनारोबिक रिएक्शंस होती हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है इथेनॉल एंड CO2, दैट इज अल्कोहल एंड CO2। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है मसल सेल्स के अंदर, जो एनिमल मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, सम बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A की बात करें तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है प्रोड्यूस नहीं होता है, ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता ही नहीं है। और मीथेन की बात करें तो ये जो है प्रोड्यूस होता है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया द्वारा, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि प्लांट के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थियोरेटिकल मैक्सिमम यील्ड ऑफ ATP फ्रॉम 1 NADH मॉलिक्यूल इज 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर पूछा हुआ है कि मैक्सिमम यील्ड ऑफ ATP कितने होते हैं एक NADH मॉलिक्यूल से। अगर हम बात करें NADH या FADH से जब ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं वो डिपेंड करता है फॉस्फेट बाय ऑक्सीजन रेशो से। ये डिपेंड करता है फॉस्फेट बाय ऑक्सीजन रेशो। इसका मतलब है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP are synthesized on consuming of how many molecules of oxygen। ठीक है, फॉस्फेट बाय ऑक्सीजन का रेशियो का मतलब करता है कितने ATP प्रोड्यूस्ड हुए फ्रॉम हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं, जब ATP प्रोड्यूस होते हैं NADH या FADH से तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये डिपेंड करता है फॉस्फेट बाय ऑक्सीजन रेशो। अगर हम बात करें तो इसके लिए जो हम लोग रेशो देखते हैं वो मैक्सिमम यील्ड देखते हैं वो एक्चुअली होती है 2.5। ठीक है, 2.5, तो इसको हम अबाउट जो है 3 मान के चलते हैं NADH के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो एक NADH मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है लगभग प्रोड्यूस होते हैं, या फिर इसका सही करेक्ट आंसर होगा 2.5 या फिर 2.5। ठीक है, और अगर हम बात करें FADH मॉलिक्यूल से तो यहाँ पर होते हैं 1.5, या इसको नियर अबाउट हम लोग बोलते हैं 2। ठीक है, FADH से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं, और NADH से जो है 2.5 या फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट NADH एंड FADH2। कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है NADH और FADH2 के लिए। बोथ प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ ATP व्हेन ऑक्सीडाइज, नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने बताया NADH जो है जो 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है और FADH2 जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो रहा। हमें पूछी हुई है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। NADH yield more ATP than FADH2, यस, ये स्टेटमेंट सही है कि NADH जो है ज़्यादा ATP रिलीज करता है। NADH जो 3 ATP करता है और FADH2 2 करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। FADH2 yields more ATP than NADH, नो, FADH2 2 करता है और ये 3 करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म, नो, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑक्सीडाइज तो दोनों एक ही जगह पर होते हैं, बट वो जो स्टेटमेंट होती है वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो है गलत है। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। कौन सा एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द लैक्टेट। पायरुवेट टू लैक्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो होता है पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है और लैक्टेट भी जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो प्रोसेस होती है वो होती है मसल सेल्स के अंदर और सम बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर क्या होता है जब पायरुवेट जो होता है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो है एक जो कह सकते हैं हम लोग NADH यूज़ होता है और NAD पॉजिटिव बनता है, ठीक है। यहाँ पर NAD पॉजिटिव बनता है और NADH2 यहाँ पर यूज्ड होता है, ठीक है। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो रहता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट काइनेज की बनी है, तो जब पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम उधर जो एंजाइम यूज होता है वो बोलते हैं पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जब पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में जो पीछे अभी बताई थी लिंक रिएक्शन, उसके दौरान जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होता है। और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो वो जो यूज़ होता है जब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है क्रैब साइकिल के अंदर कन्वर्जन ऑफ द मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, जब मैलेट को जो है हम लोग ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उस उधर जो एंजाइम यूज़ होता है वो यूज़ होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ETC के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। NADH के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और FADH2 के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 जो है किसी भी ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की अगर हम बात करें इसको जो है हम लोग NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम भी, ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है NADH क्या होता है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो यूबिक्विनोन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और साथ ही साथ में NADH जो होता है NADH क्या होता है NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो है H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। H पॉजिटिव की अगर हम बात करें यहाँ पर पंपिंग होती है, इस वजह से ये जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस होती हैं, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इस वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर दोनों हो रही है। तो NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स 2 में दोनों में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो दोनों ही यूबिक्विनोन को कर रहे हैं, कोएंजाइम क्यू जिसको हम लोग कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, यूबिक्विनोन को जो है कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं। दोनों ही जो है यूबिक्विनोन को या फिर एंजाइम क्यू को ही ट्रांसफर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, बट NADH के अंदर जो है हाइड्रोजन की जो है यहाँ पर कह सकते हो प्रोटॉन की जो है पंपिंग हो रही है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर जो है प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, प्रोटॉन पंपिंग अक्कर
जबकि कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन की पंपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, प्रोटॉन की पंपिंग नहीं हो रही। तो यही फ़र्क है कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, एक्सेप्ट द कौन सा रिएक्टेंट यहाँ पर यूज्ड हो रहा है। ठीक है, और दोनों ही है जहाँ पर जो एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की वजह से 3 एटीपी की सिंथेसिस होती है और कॉम्प्लेक्स 2 की वजह से एक एफएडीएच मॉलिक्यूल से 2 एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, बिकॉज प्रोटॉन पंपिंग का यहाँ पर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स होती है। ऑप्शंस आर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू प्रोटॉन्स। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है प्रोटॉन्स के लिए, यानी प्रोटॉन जो है वहाँ पर पास नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा एटीपी सिंथेस पेंस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कर रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर हाइड्रोजन पंप होते हैं और एटीपी की सिंथेसिस वहाँ पर होती है। NADH एंड FH2H2 डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेम ETC कॉम्प्लेक्स। नो, अभी पीछे हुए क्वेश्चन में मैंने बताया था कि NADH जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और FADH2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस इसका होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और FADH2 का कॉम्प्लेक्स 2 होता है, दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग जो है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पीछे भी बताया था NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यस, ETC चेन के अंदर ऑक्सीजन जो होता है फाइनल एक्सेप्टर होता है। तो A, B और D तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है C, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लीड्स टू द रिलीज ऑफ। ऑप्शंस आर 2 ATP, 18 ATP, 32 ATP या फिर 38 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, दैट इज 38 ATP। तो देखो इसका हिसाब लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं, दैट इज सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर होता है यहाँ पर लिंक रिएक्शन, ठीक है, फिर होते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, ये जो है यहाँ पर मेन रिएक्शंस होती हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो यहाँ पर जो है 4 ATP जो है टोटल बनते हैं, बट 2 ATP जो है यूज्ड हो जाते हैं। तो टोटल ATP जो नेट अमाउंट होती है वो बनते हैं 2 ATP। प्लस साथ में बात करें तो यहाँ पर जो है 2 NADPH भी बनते हैं, 2 NADPH भी बनते हैं। अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। लिंक रिएक्शन के अंदर बात करें तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से यहाँ पर जो है एक NADPH बनता है, और 2 पायरुवेट से यहाँ पर जो है 2 NADPH बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 NADPH। क्रैब साइकिल में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ATP बनते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम बात कर रहे हैं, और 6 NADPH और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक NADPH से जो है 3 बनते हैं, तो यहाँ पर जो है टोटल 6 ATP बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बात करते हैं तो 6 ATP बनेंगे, इधर से 2, इधर से 6 और इंटू 13, 3 इंटू 18 और 2 की बात करें तो यहाँ पर जो है 4 ATP बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो बनेंगे हमारे 2 ATP यहाँ से, 6 ATP यहाँ से, 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 18 38। तो टोटल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, दैट इज 38। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरमीडिएट ऑफ द क्रैब साइकिल इज द 4 कार्बन कंपाउंड। कौन सा इंटरमीडिएट होता है क्रैब साइकिल का जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑप्शन आर सिट्रेट, ऑक्सैलोसिट्रेट, मैलेट या फिर बोथ B एंड C। सिट्रेट की बात करें तो ये जो है 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर जब जो है एसिटाइल को एंजाइम में होता है 2 कार्बन कंपाउंड, और
ऑक्सैलो एसिटिक होता है 4 कार्बन, तो ये बनाता है सिट्रेट या तो सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटेट होता है 4 कार्बन कंपाउंड, और मैलेट भी होता है 4 कार्बन कंपाउंड। और हमें पूछा है कि 4 कार्बन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है बी और सी दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इनहिबिट द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन द ग्लाइकोलिसिस। कौन सा मॉलिक्यूल जो है इनहिबिट करता है कौन से एंजाइम को, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन द ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल इनहिबिटरी इफेक्ट देता है टू द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ऑप्शंस आर एटीपी, एएमपी, एडीपी या फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अगर हम बात करें फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की, तो इसके लिए जो है जो इनहिबिट इसको करता है वो होता है एटीपी। एटीपी जो है इसको इनहिबिट करता है, जबकि एएमपी, एडीपी और फ्रक्टोज एएमपी और एडीपी जो होते हैं इसको प्रमोट करते हैं इस एंजाइम को, और एटीपी की फॉर्मेशन जो है इसको इनहिबिट करती है। क्योंकि ये जो है क्या कन्वर्ट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। यहाँ पर जो है फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का जो है इफेक्ट होता है, ना कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। द फाइनल स्टेप इन द Krebs cycle generate। द फाइनल स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल स्टेप ऑफ द Krebs cycle रीजनरेट। ऑप्शंस आर सिट्रेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट या फिर फॉर्मलेट। फाइनल स्टेप Krebs cycle में क्या क्या रीजनरेट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए, Krebs cycle की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आया था जिसकी वजह से बना है सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट ने आगे क्या बनाया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें सक्सिनिक एसिड, फिर बनता है यहाँ पर अगर हम बात करें फ्यूमरेट, फिर मैलेट एंड देन ऑक्सैलो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दैट इज ऑक्सैलो एसिटेट जो होता है वो रीजनरेट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जो है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है वो 5 कार्बन होता है। यहाँ पर जो है एक CO2 रिलीज हुई, ठीक है। सक्सिनिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन होता है, तो यहाँ पर इस बीच में जो है एक CO2 रिलीज होती है। फिर यहाँ पर फ्यूमरेट देन मैलेट, ये जो है 4 कार्बन कंपाउंड रहते हैं। बट इस बीच जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं FADH2 प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर भी NADH मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो है Krebs cycle का जो मेन मोटिव होता है वो होता है NADH2 और FADH2 को सिंथेसाइज करना, जिसकी आगे जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, और वहाँ पर जो है एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP बनेंगे, और एक FADH मॉलिक्यूल से जो है 2 ATP वहाँ पर जो है बनेंगे। इस तरह से जो है Krebs cycle वहाँ पर कंप्लीट होगी, और यहाँ पर जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है रीजनरेट होता है। यही Krebs cycle का जो है एक मकसद होता है FADH2 और NADH2 को प्रोड्यूस करना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस टॉपिक पर आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि आप लोगों के मैं जो है क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।